पन्ना में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत, 5 बीमार। घर में चने की रोटी खाने के बाद बिगड़ी सबकी तबीयत। रीवा में भी खराब खाने से एक ही गांव के 45 लोग बीमार। गांव के होटल में सभी ने खाया था खाना। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने किया डीन का घेराव। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर रहे थे विरोध। चुनावी समर में सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार जारी। रतलाम और अलीराजपुर में की रैली। निर्मला भूरिया के समर्थन में किया प्रचार। भाजपा के दिग्गज भी उतरे मैदान में। नरेंद्र सिंह तोमर अलीराजपुर, झाबुआ में कर रहे प्रचार, तो कैलाश विजयवर्गीय का पेटलावद में रोड शो। मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिली अहम जिम्मेदारी। सिंहस्थ से पहले उज्जैन के प्रभारी बनाए गए। इंदौर और टीकमगढ़ के भी प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने कल बेंगलुरु जाएंगे सीएम रमन सिंह। निवेशकों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। एजेंडा में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे की हर हलचल की, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री। चलिए, एजेंडा में सबसे पहले खबर झाबुआ और देवास उपचुनाव में प्रचार से जुड़ी हुई। 2 दिन अब केवल बचे हैं प्रचार के लिए। दिग्गज नेता यदि प्रचार की कमान संभाले हुए हैं तो कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को रिझा रहे हैं। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की कमान संभाली, तो कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने भी मैदान संभाल लिया। शिवराज और दिग्विजय ने अंतिम समय तक के लिए डेरा डाल लिया है। करीब 48 घंटे बाद जब बाहरी नेता क्षेत्र छोड़ेंगे तब स्थानीय कार्यकर्ताओं के ऊपर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का दबाव बढ़ जाएगा। और राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, दिन पर दिन और रोचक प्रचार होता जा रहा है, अब खासतौर पर रतलाम झाबुआ में। निश्चित तौर पर दीपेश, 2 दिन बचे हैं और दिग्गज नेता, जैसा कि रिपोर्ट बता रही है कि वो चुनावी सभाओं में अगर व्यस्त हैं तो कार्यकर्ताओं को घर घर जाने के फरमान जारी किए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, भाई बीजेपी ने थोड़ी अपनी रणनीति बदली है। वो सभाओं के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो शाम ढले होती हो, कि जो कार्यकर्ता जिसके ऊपर जिम्मेदारी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वहां तक पहुंचाने की होगी। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार अभी सभाएं कर रहे हैं, वो अब शाम ढले वहीं रुकते हैं, रात बिताते हैं। जैसे आज पेटलाबाद में रहेंगे रात को, और निश्चित तौर पर उस वक्त वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर फीडबैक लेते हैं जो लगातार वो उस क्षेत्र के मतदाताओं के संपर्क में हैं। तो ये पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अब कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में आ गए हैं, जहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और अरविंद मेनन जो संगठन महामंत्री हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। और इन्हीं लोगों की रणनीति है कि वो शिवराज को चेहरा नाम के लिए कह सकते हैं कि उम्मीदवार निर्मला भूरिया है। एक तरह से उस क्षेत्र में चुनाव शिवराज सिंह चौहान ही लड़ रहे हैं, चाहे उनकी मेहनत को देखें, चाहे उनकी कमजोरियों को देखें, वो हर चीज को भांपकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें मालूम है, आज एक और रोचक वाकया वहां पर देखने को मिलता है कि जो महागठबंधन की बात बिहार में बड़ी तेजी से उभरी है, उसमें जो जेडीयू के जो प्रमुख हैं शरद यादव, जिनका मध्य प्रदेश से अपना नाता रहा है, जबलपुर महाकौशल में क्षेत्र से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे निकले हैं, वो आज वहां पहुंचे हैं रतलाम और झाबुआ में। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात वहां कांग्रेस के फेवर में जाती थी बिहार में, वो उम्मीदवार कितने वोट ले जाएगा ये कहना अभी कोई जल्दबाजी होगी, लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो स्थितियां बन रही हैं अब निर्णायक दौर में, उसका फायदा बीजेपी बखूबी उठाना चाहती है। और मुख्यमंत्री स्वयं और बीजेपी के नेता, आज कैलाश विजयवर्गीय का जैसे रोड शो होता है, नरेंद्र तोमर वहां से पहले से सक्रिय हैं, तो ये तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो जिनका अपना एक संगठन में अनुभव रहा है और मंत्रिपरिषद के भी बड़े चेहरे हैं, ये सब आज पूरी ताकत झोंक दी है। और कांग्रेस की ओर से अगर कांतिलाल भूरिया को समर्थन बिल्कुल कांग्रेस की बात करना चाहूंगा राकेश जी कि बीजेपी के तो तमाम चेहरे और खुद सीएम शिवराज मैदान में मौजूद है। कांग्रेस भी ऐसा पहली बार मतलब
काफी उपचुनाव हमने देखे पिछले कई सालों में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वाकई कांग्रेस भी पूरी मजबूती से मुकाबला लड़ने को तैयार, उससे कुछ कॉन्फिडेंस भी है कि कांतिलाल भूरिया के बहाने ही सही, लेकिन हम यहाँ पर पूरा दमखम रखते हैं, उसी दमखम के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की हर चाल पर, हर रणनीति पर कांग्रेस की भी नजर होगी। क्या कुछ फेरबदल हो रहा है? दोनों एक दूसरे की रणनीति देखकर कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं रोज दिन पर दिन, या फिर जिस पैटर्न पर अब तक चुनाव होते हैं वही पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए दीपेश, बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। बड़े नेता यदि कमराबंद बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि वो इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि जो बात आपने कही है कि इस चुनाव में कम से कम कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी के लिए जाने जाती है वो सब एकजुट नजर आ रहे हैं। वो कितना काम कर रहे हैं, वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे या औपचारिकता निभा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए, इससे पहले सिंधिया, कमलनाथ पहुंचे हैं, अरुण यादव वहां डेरा डाले हैं, मोहन प्रकाश वहां पर हैं, सचिन पायलट जैसे लोग नेता हैं, और नगमा और राज बब्बर को भी वो उतारने की तैयारी चल रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह अब जैसे शिवराज अंतिम समय तक वहीं रहेंगे, देवास से भी हो सकता है वो दूरी बनाकर झाबुआ और रतलाम में अपने को पूरा सीमित रखेंगे। तो दिग्विजय सिंह भी देर से आए हैं, वो अमेरिका में थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया के समर्थन में उन्होंने निर्णायक दौर में एक बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद है, जो रतलाम और झाबुआ में जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे उनका संपर्क रहा है। आदिवासी जो वोट बैंक है वो कभी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। लंबे समय से कांतिलाल भूरिया उस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं जब यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में थी। तो ये पहला मौका है जब मोदी की लहर में दिलीप सिंह भूरिया, जिनका खुद का नाता भी कभी कांग्रेस से रहा है, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस ये संभावनाएं टटोल रही है कि कांतिलाल भूरिया एक बड़ा चेहरा है, और ऐसे में यदि उसके साथ दिग्गज छत्रप या कार्यकर्ता खड़े नजर आएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार कमजोर है, लेकिन एक तरह से शिवराज का चेहरा सामने है। तो मुकाबला शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस की जगह कांतिलाल भूरिया नजर आ रहा है। बिल्कुल। देवास की बात कर लेते हैं राकेश जी। देवास विधानसभा की तुलना में रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव ज्यादा चर्चा में। बिहार चुनाव के बाद रतलाम उपचुनाव ट्विटर पर देश की ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ गया है। तो उपचुनाव का क्रेज देखिए कि किस तरीके से उपचुनाव को भी यहां पर पहले होता था कि ऐसा माना जाता था कि सत्ता पक्ष के खाते में जाएगा, लेकिन ये रतलाम झाबुआ और बिहार के नतीजों के बाद खासतौर पर कहें उपचुनाव का सोशल मीडिया पर भी क्रेज नजर आ रहा है। राकेश जी, ये क्या केवल रतलाम झाबुआ तक सीमित है या पूरे प्रदेश में उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं? निश्चित तौर पर रतलाम इसलिए चर्चा में है दीपेश, क्योंकि लोकसभा का ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के लिए पहले है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक सीट जो खाली हुई है दिलीप सिंह भूरिया के निधन से, वो उपचुनाव बहुत मायने रखता है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी मोदी की लहर कहें या शिवराज का नेतृत्व कहें, 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी पिछले चुनाव में, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की। बाकी 27 सीटें मोदी लहर में बीजेपी के समर्थन में गई थी। तो रतलाम अब जहां चुनाव हो रहा है वो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जिस तरह से बिहार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले सामने आए हैं, जिसको बीजेपी के गले नहीं उतर रहे हैं, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमबैक कर रही है, ऐसे में रतलाम पर नजर सबकी है। क्योंकि शीतकालीन सत्र आने वाला है, और बिहार की चर्चा के साथ साथ यदि इस सीट के चुनाव परिणाम जीते या हारे बीजेपी, जो भी हो, इसकी चर्चा भी रतलाम में होगी। क्योंकि दिलीप सिंह भूरिया जब सांसद थे तो कहीं ना कहीं संसद में उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत तीखा हमला किया था। तो उस वक्त ये जो नेता खुसखुसाते नजर आए थे कि कहीं ना कहीं ये किस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बात आई थी कि जो आदिवासियों का गढ़ है रतलाम है। तो अब वहां से उनकी जो पुत्री चुनाव लड़ रही हैं वो निर्मला भूरिया, वो बीजेपी की एमएलए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की साख भी दांव पे लगी है। मोदी के लिए भी राहत की बात होगी अगर ये सीट यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। अमित शाह के लिए भी एक ढांढस बनाने की बात होगी कि ये सिर्फ बिहार का मामला था जहाँ पर लेकिन सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सोशल साइट्स पर उपचुनाव को लेकर क्या हलचल? देखिए, बात करें तो जो ट्विटर पर देश की जो टॉप ट्रेडिंग लिस्ट है उसमें है कांग्रेस फॉर रतलाम। इस पर टॉप 10 जो ट्रेडिंग है उसमें इस चुनाव के लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो कम्युनिस्ट कहना बने हुए हैं। और अगर बात करें तो हॉट सीट है ये पूरे देश भर के लिए, क्योंकि कांग्रेस की निगाहें वापसी को लेकर इस सीट पर अटकी हुई हैं और वहीं पर बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। अगर हम बात करें तो 8 सीटें हैं कुल विधानसभा की इस लोकसभा क्षेत्र में, जिनमें से 7 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा और एक निर्दलीय के पास है। यानी कि कांग्रेस विधानसभा में यहाँ पर सुपड़ा साफ हो
गया था, उसके बाद भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस के द्वारा जो ट्विटर लिंक जो दिया गया था, उस पर पूरे देश भर के तमाम ट्वीट यहाँ पर आ रहे हैं। और खास बात यह कि बिहार इलेक्शन के बाद में अचानक ही जो ट्रेंड था वो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में इसमें शामिल किया गया है इस ट्वीट को। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ सोशल साइट पर चल रहा है, उसका असर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जो चुनाव है वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका कहलाता है। ऐसे में सोशल साइट की उतनी मजबूती अलीराजपुर और झाबुआ के अंदर देखने को भली ना मिले, पर लेकिन देश के अंदर कम से कम फिलहाल ये चुनाव सुर्खियां बटोरता हुआ जरूर नजर आ रहा है। दीपेश, बिल्कुल शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश जी आप साथ में रहेगा, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। स्वास्थ्य सेवाओं का ठेका एनजीओ को देना कितना जायज? क्या एनजीओ को जिम्मेदारी सौंपने से बदल पाएंगे हालात? क्या इस फैसले से सरकारी चिकित्सकों का गिरेगा मनोबल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा भाड़े के भगवान। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CX सिटी भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। चलिए एजेंडा में बात अगली खबर की। कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश दफ्तरों में मुख्यालय में कहें सन्नाटा पसरा रहा। दफ्तर में मौजूद बीजेपी के मीडिया प्रभारी हितेश वाजपेयी हों या फिर कांग्रेस के महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, इनका कहना है कि नेता हो या कार्यकर्ता वो सभी झाबुआ और देवास में पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के चुनाव की बयार ऐसी बह रही है कि तमाम नेता और कार्यकर्ता केवल रतलाम, झाबुआ या फिर देवास में नजर आ रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यानी वोटिंग तक अब यही नजारा देखने को मिलेगा, कह सकते हैं दोनों प्रदेश के मुख्यालयों में? निश्चित तौर पर दीपेश 2 दिन बचे हैं और 21 तारीख को जब चुनाव प्रचार के लिए मतदान होगा, उसके पहले 19 तारीख को जो पूरे प्रदेश से कांग्रेस हो या बीजेपी के, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जो भी जिसकी संख्या बीजेपी की ज़्यादा है, करीब 125 के ऊपर बताई जा रही है, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जो लाल बत्ती का सुख उठाते रहे, वो लोग भी हैं। तो करीब 125 इनके हैं, तो करीब 70 लोग, जिसमें कांग्रेस के गिने चुने जो विधायक हैं वो हैं, लेकिन पूर्व उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब वहाँ मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा निश्चित तौर पर परसों जब वो वापस उस क्षेत्र से लौटेंगे तब टूटेगा, और खास तौर से जब 21 को मतदान होगा उसके बाद चहल पहल लौटेगी और जो अपनी अपनी पार्टी की रणनीति है वो 24 के बाद ही तय होगी कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस आगे
किस कार्यालय में कहाँ जश्न मनाया जाता है और वो कौन से नेता होंगे जिनका कद बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन अभी सबकी नजर डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, बीजेपी के संवाद प्रमुख। डॉक्टर साहब, ये उपचुनाव में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने एक कार्यकर्ता एक नेता को झोंक दिया है। भोपाल के आज जब देखा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। जी, हम लोग तो बैठे हुए थे, हम लोग कामकाजी लोग हैं, जी वहाँ पर घूम के आ गए हैं। लेकिन दोनों दफ्तरों में थोड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा के। कांग्रेस का दफ्तर में साल भर सन्नाटा रहता है। अच्छा। हमारे यहाँ तो अभी सारे लोग वहाँ पर चुनाव में लगे हुए हैं। आप लोग इस खबर को कई बार दिखा चुके हैं कि वहाँ दिन में भी ताला लगा रहता है, 5 बजे बाद तो कोई मिलता ही नहीं है। तनख्वाह बांटने के लिए वहाँ कहते हैं 6-6, 8-8 महीने हो गए, वहाँ पर बेचारे जो कर्मचारी हैं, छोटे जो व्रत हैं, उनको तनख्वाह। अब तुलना कम से कम मत करिए, क्योंकि अब जनता ने बहुत अच्छे से दोनों को अलग अलग रखा हुआ है और हम खुश हैं कि हम जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और इन उपचुनाव को गंभीरता से लेते हुए हमारा सारा नेतृत्व वहाँ पर काम कर रहा है। और यही कारण है कि सभी नेता चूंकि चारों जिलों में मौजूद हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो 19 तारीख के 21 तारीख के बाद भी आपको यही हाल दिखेगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, राकेश जी भी हमारे साथ में। राकेश जी, आपके पास कोई सवाल डॉक्टर साहब के लिए? नहीं, डॉक्टर साहब से यह सवाल है, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब मोर्चा संभाले हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पिछले दिनों जब बिहार के चुनाव आए थे, इस कार्यालय में सन्नाटा जरूर नहीं रहा है, लेकिन धमाके आवाज बहुत सुनाई दी है, चाहे वो फुलझड़ी की हो या फिर लड़ों की। लेकिन पिछले दिनों जब बिहार चुनाव के परिणाम आए थे तब तो सन्नाटा था इस कार्यालय में। स्वाभाविक है राकेश जी, यदि हम बिहार चुनाव जीते हुए होते तो आपको ये सन्नाटा नहीं दिखाई देता और हो रहे होते। और आप लोगों ने भी थोड़ा सा व्यंग तो किया ही है जब शुरुआती रुझान हमारे पक्ष में आए थे। सन्नाटे की बात डॉक्टर इसलिए आ रही कि कितने नेताओं को आपने झोंक दिया, कोई सूची तो होगी पूरे 8 और 9 विधानसभा क्षेत्रों में। कोई ऐसा नेता बचा है जो वहां ना पहुंचा हो? हमारी पार्टी के शीर्षस्थ सभी नेतृत्व और अधिकांश विधायक सांसद जनता के बीच अपनी साख पर मतदान कराने वहां पहुंचे हैं, इसलिए झोंका तो नहीं कहूंगा मैं। स्थानीय हर एक मंडल पदाधिकारी के साथ, बूथ के कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिना कद और पद अपना देखे हुए वो लोग खड़े हैं। और आज रतलाम झाबुआ की जनता हो चाहे देवास की जनता हो, उनके साथ उनके बीच भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी की तरह मौजूद है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। राकेश जी साथ में रहेगा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि उपचुनाव का शोर थमने के साथ संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। चुनाव प्रमुख अजय प्रताप सिंह ने दावा किया है कि मंडल के चुनाव जल्द होंगे और दिसंबर तक नए प्रदेश अध्यक्ष का काम पूरा कर लिया जाएगा। राकेश जी, यानी अब फाइनली संगठन चुनाव होने वाले हैं, मुहर लगा दें? निश्चित तौर पर अजय प्रताप सिंह ने स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा है कि जैसे ही चुनाव से कार्यकर्ता वापस भोपाल का रुख करेंगे और ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में शुरू हो जाएगी। लेकिन ये देखना होगा कि ये प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी के जो संगठन मजबूत है उसके पीछे एक एक कार्यकर्ता उसकी ताकत होता है। लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से चुनाव टले हैं वो जल्दबाजी में होते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है वो सभी जानते हैं कि प्रदेश नेतृत्व किस तरह से। लेकिन इस बार एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि मंडल के चुनाव से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव क्या 2 दिन में निपट जाएंगे या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही ये सब कुछ होगा, या वाकई में कार्यकर्ताओं के साथ पूरी छूट होगी और पारदर्शिता के साथ ये बात होगी। क्योंकि जो अरविंद मेनन है, जो मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं, और नंद कुमार सिंह चौहान, इन दोनों को वहां से लौटते हुए इनके टारगेट पे कहीं ना कहीं संगठन चुनाव होगा और बीजेपी के अपने संविधान के तहत चुनाव की एक अपनी प्रक्रिया है। बिल्कुल, साथ में रहेगा राकेश जी। इधर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का निधन हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वास्थ्य सेवाओं का ठेका एनजीओ को देना कितना जायज? क्या एनजीओ को जिम्मेदारी सौंपने से बदल पाएंगे हालात? क्या इस फैसले से सरकारी चिकित्सकों का गिरेगा मनोबल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, भाड़े के भगवान। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CX सिटी भोपाल। ये घर नहीं, एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है, शहर का दिल है, कहता है, जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट, G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats, world-class amenities, mind-blowing location, 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart, near Akriti Eco City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadia Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। CX लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। CX औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, CX एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, CX सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। CX 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर लाल पुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत 74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है कि जो 2016 का हमारा सिंहस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला सिंहस्थ हो। ये इच्छा है और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है।
विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल के निधन पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि राष्ट्र को अपना जीवन अर्पण कर देने वाले विश्व हिंदू परिषद के मजबूत स्तंभ अशोक सिंघल का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार, दलितों के उत्थान के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति दे। राकेश जी हमारे साथ। राकेश जी, अब राम मंदिर आंदोलन का क्या होगा? निश्चित तौर पर जिन नेताओं से भी बात करो या एमजी वैद्य का बयान आया जो वरिष्ठ प्रवक्ता भी रहे हैं, उनका अगर बयान को गौर करें तो वो कह रहे हैं कि ये मामला न्यायालय में है। तो मोदी सरकार बनने के बाद भी कोई अभी ऐसी कोई पहल नहीं दिखाई दी है जिससे लगे कि अशोक सिंघल ने जो लड़ाई अयोध्या को, जो आंदोलन था राम मंदिर का, जो अयोध्या से बाहर पूरे देश में फैला और जिसके जरिए सीढ़ी चढ़कर बीजेपी सत्ता तक पहुंची थी, उस राम मंदिर को लेकर के कम से कम अच्छे दिन जल्दी आ रहे हों, ऐसा तो नजर नहीं आया है। सुब्रमण्यम स्वामी लास्ट बार अशोक सिंघल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वो नेता जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, वो सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक थे, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो यहाँ से शिवराज ट्वीट कर रहे हैं। ये सब नेता पीछे के हैं और उम्र के और अनुभव के हिसाब से संघ परिवार में एक बड़ा चेहरा था, जो जब भी राम मंदिर की बात होगी या राम मंदिर आंदोलन की बात होगी तो अशोक सिंघल को लोग याद करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक्सप्रेस एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वास्थ्य सेवाओं का ठेका एनजीओ को देना कितना जायज? क्या एनजीओ को जिम्मेदारी सौंपने से बदल पाएंगे हालात? क्या इस फैसले से सरकारी चिकित्सकों का गिरेगा मनोबल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा भाड़े के भगवान। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CX सिटी भोपाल। भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कस लें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में
निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया, लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया, किसान को 0% पर ऋण मिला, खेती को लाभ का धंधा बनाया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप